स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वैसे ही बिहार का इलेक्शन पूरे भारत और पूरे विश्व के नजर में रहता है, पर अभी बिहार इलेक्शन से पहले ही बिहार इलेक्शन सुर्खियों में बना है और इसके पीछे का कारण है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लाने का, जिसके अंतर्गत 80 से 90 हजार बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाएंगे और चेक करेंगे कि किसका नाम वोटर आईडी लिस्ट में होना चाहिए और किसका नाम नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से पूरा पॉलिटिक्स अभी चल रहा है। अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से इसके ऊपर में जो है वो अपनी राय दे रही है। जैसे कि आरजेडी के मनोज झा कह रहे हैं कि इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से 37% वोटर्स जो हैं वो जैसे कि पुअर हो गए, दलित हो गए, मुस्लिम हो गए, जो कि मार्जिनलाइज हैं, उनको जो है वो इस वोटर आईडी लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। टीएमसी के तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है वो एनआरसी गवर्नमेंट ये लागू नहीं कर पाई थी, तो इसीलिए एनआरसी के जगह पे उसका अल्टरनेट तरीके से वो ये यूज कर रहे हैं और इनको ये नाजी एंसेस्टर पास कहा है। उसके बाद कांग्रेस जो है वो कहती है कि ऑफ कोर्स इनका जो भी है उतना स्ट्रांग अपोज नहीं करते हैं ये। उसके बाद जो एआईएम के असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कहते हैं कि भैया जनवरी में तो आपका ऐसे ही नॉर्मल इलेक्टोरल रोल्स में जो रिवीजन होता है चुनावी प्रक्रिया से पहले, जो वोटर आईडी लिस्ट में नाम चढ़ाने या घटाने का होता है, ये तो ऑलरेडी आपने जनवरी में किया ही है, तो फिर से ये करने से क्या फायदा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि भैया ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, ये बिहार में ऐसे ही है, इसका असली टारगेट तो बंगाल है, जो कि अगले साल उसका इलेक्शन होने वाला है, तो वो अलग परेशान है। तो ये पूरा मामला क्या है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नॉर्मल इलेक्टोरल रोल्स रिवीजन से कैसे अंतर है, और इसमें जो ऑपोजिशन का कहना है क्या वो सही है, और क्या 25 दिन में जो ये पूरा सिस्टम को कंप्लीट करने का, पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कंप्लीट करने का ये जो पूरा प्लान है वो क्या सक्सेसफुल हो पाएगा। और इससे जो सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सारे हैं, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना, क्या सरकार उसमें सक्सेसफुल हो पाएगी, इसके बारे में आज की सेशन में हम देखेंगे, जो कि आपके GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी बिहार इलेक्शन जो है वो न्यूज में रहता है, तो आपसे पॉलिटी में इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 324 क्या होता है, 26 क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आपका जो आंसर राइटिंग है वो भी आपका स्ट्रांग हो सके। अब देखिए, इस पूरे सिनेरियो को शुरू करने से पहले हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। अब यहां पे पूरा इंफॉर्मेशन देने से पहले ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की प्रतिज्ञा बैच है, जो कि स्टडी IQ के द्वारा लाया गया है, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आया तो 7 दिन के अंदर में आप रिफंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके प्राइस में, जो कि 70,000 है, तो अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, हेवी डिस्काउंट चाहिए, तो झा लाइव कोर्स का कोड का आप यूज करें, और ये जो है पूरा 70,000 28,999 या फिर 27,999 तक जो है वो जा सकता है। और भी अमेजिंग, आप ये झा लाइव कोड का यूज करेंगे और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए जो टेलीग्राम है, जो आपका ही ग्रुप है, वो हमने क्या होता था पहले की टेलीग्राम ग्रुप जो है वो एक्टिव रहता था, पर बहुत बच्चों को जो है वो दिक्कत आती थी, तो आप आस्क प्रशांत 03 के जरिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक्स के ऊपर में जो है वो वीडियो बनाया जाए। तो ये आपके लिए है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब बैक टू द टॉपिक। अब देखिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि व्हाट द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब इसमें कैसे इस चीज को जो है वो गवर्नमेंट करने वाली है, इलेक्शन कमीशन करने वाली है। तो सबसे पहले एक घर से दूसरे घर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे और इस वोटर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे 2 कैच है। सबसे पहले ये 2 तरह से है। एक चीज है यहां पे कि 2003 से पहले के वोटर्स, और एक दूसरा सेगमेंट है 2003 के बाद के वोटर्स। 2003 से पहले कौन से वोटर्स होंगे, जो पुराने हो गए होंगे, जो जिनका उम्र बढ़ गया होगा। 2003 के बाद वोटर्स होंगे आप और हम जैसे लोग। तो इन दोनों के लिए अलग अलग जो है वो प्रोविजन है। जो 2003 से पहले के हैं उनको सिर्फ वेरीफाई करना होगा और सबमिट करना पड़ेगा। एक एन्यूमरेशन फॉर्म होगा, वो उसको डिटेल भर के दे देना होगा। लेकिन असली प्रॉब्लम जो है वो 2003 के बाद के वोटर्स के लिए
हो जाएगा। देखिए 2003 से पहले कितने वोटर्स हैं, 5 करोड़ लगभग वोटर्स हैं, और 2003 के बाद 3 करोड़, मतलब 3 करोड़ लोगों का ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम है। अब देखिए यहां पे क्या है, इसमें आपको क्या क्या जमा करना पड़ेगा। तो इसमें 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से किसी भी एक तरीके से आप जमा कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गया, उसके बाद पासपोर्ट्स हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत सारी हैं। उसके बाद आपको सिटीजनशिप सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और अगर आपके पास 11 डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिंपल एक काम कीजिए, आप जो आपका पेरेंट का सिटीजनशिप है, अगर आपके पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का भी सिटीजनशिप का या बर्थ रिकॉर्ड्स है तो आप उसको जमा कर दीजिए, आपको भारत सरकार जो है वो वोटर आईडी लिस्ट में शामिल कर लेगी। अब यहां पे यही प्रॉब्लम है कि लोग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी, वोट नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे रीजंस हैं इसमें दे रहे हैं वो, जिसके बारे में हम ऑलरेडी यहां पे बात करेंगे। पर यहां पे ये वाला जो सीन है ना कि आपका पेरेंट, अब देखिए अब कोई भी 2003 के बाद होगा तो उस 2003 के बाद मतलब 2003 से पहले तो उनके कोई ना कोई पेरेंट्स के तो वोटर आईडी कार्ड होंगे ना, तो उसको आप दे दीजिए, आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए ये पूरा जो सिनेरियो है ये पहली बार नहीं हो रहा है। लोग बहुत जोर से हल्ला कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। और लास्ट इंटेंसिव रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये 2003 में हुआ था। मतलब 20 से 22 साल के बीच में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इसमें सिंपल इसका जो है रीजन, अब देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आर्टिकल 324 क्या होता है, इलेक्शन कमीशन या और कोई दूसरा होता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट होता है कि जो भी चुनावी इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको वो रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, और वो किसी भी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, चाहे तो उनको मतलब इंटेंसिव करना हो या यूजुअल करना हो। यूजुअल जैसे कि 2025 के जनवरी में उन्होंने किया था। अब क्या वो दोनों कैसे अलग अलग है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो राइट है इनको कहां से मिलता है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) क्लॉज, ये वाला जो सेगमेंट है ये याद रखिएगा आप, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें बोला गया है कि आप कभी भी स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए आर्टिकल पूरा लीगल बैकिंग, यहां पे इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। इसमें आर्टिकल 324 के बारे में मैंने बताया ही है। साथ में आर्टिकल 326 में यह बोला गया है कि जो भी पर्सन सिटीजन है और 18 साल से कम नहीं है उसको राइट है कि वो उसका नाम वोटर इलेक्टोरल रोल में हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है ये मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन रूल्स है ना, उनके रूल 25 में भी ये बोला गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, या तो वो पूरा रोल स्ट्रक्चर से स्क्रैच से भी कर सकता है जैसे कि अभी हो रहा है, या फिर समरी डिवीजन भी कर सकता है जैसे कि जनवरी के टाइम पे हुआ है। उसके बाद इलेक्टोरल रूल्स में भी ये बोला गया है कि जो यहां पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो डेट फिक्स किया गया है वो भी कभी भी फिक्स कर सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और जो नॉर्मली यूजुअल इलेक्टोरल रोल्स होता है जैसे कि हमेशा से चलता आ रहा है, हर इलेक्शन से पहले ये चीज होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैंने 3 लेवल पे बताए हैं। सबसे पहले बताया मैंने स्कोप एंड इंटेंसिटी, कि ये जो इंटेंसिटी है, देखिए SIR में क्या हो रहा है कि टोटल 7.89 करोड़ मतलब 8 करोड़ लोग जो हैं उनका पूरा तरीके से जांच होगा, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, और जो लोग सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे उन लोगों की वोटर आईडी लिस्ट में नाम चली जाएगी, मतलब नहीं इंक्लूड होगा। अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है टाइमिंग का। टाइमिंग क्या है, तो बोला गया है कि अगर 25 जून से लेके 26 जुलाई तक के बीच में अगर किसी को अपना डॉक्यूमेंट देना है, उस वोटर आईडी लिस्ट में नाम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के साइट पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके घर बूथ लेवल ऑफिसर्स आएंगे, उनको आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अगर अब बात यह होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साइट पे जो मतलब जिनको इंटरनेट की नॉलेज नहीं है वो कैसे करेंगे, तो आपके घर पे बूथ लेवल ऑफिसर्स आएंगे। अब बूथ लेवल ऑफिसर जो आएंगे वो ऐसा नहीं है कि आएंगे और बस चले जाएंगे, आप अगर घर में नहीं होंगे तो वो आपका नाम काट देंगे, नहीं, वो एक बार आएंगे, वो 2 बार आएंगे, वो 3 बार आएंगे, और 3 बार अगर आपने नाम नहीं है तब जाकर के आपका नाम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो 25 जून से 26 जुलाई के बीच में ये होगा, उसके बाद आपको अगर लगा कि आपका नाम फिर भी नहीं आपने दिया था, चाहे कुछ भी और रीजन है, तो 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में आपको फिर से ऐड करने का, उसमें ऐड ऑन करने का, कुछ गलतियां हुई हैं, त्रुटि हुई, इनको इंप्रूव करने का आपके पास पोर्टल रहेगा, और तब 1 सितंबर से जाकर के फिर से नया इलेक्टोरल रोल जो है वो लाया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कर रही है, वो आपको पूरा का पूरा टाइम दे रही है। चाहे कुछ लोग जैसे जो
ये आरजेडी के लीडर कह रहे थे कि जो लोग मजदूर बाहर रहते हैं उनका क्या, तो आप मतलब ऑनलाइन इस चीज को जमा कर सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, पर यहाँ पे दिक्कतें भी हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी है, चैलेंजेस भी हैं। क्या क्या है वो हम देखेंगे, पर इसके पीछे का डिफरेंस समझिए कि एसआईआर का जो इंटेंसिटी है, मतलब ये इंटेंसिटी है कि कितने लोगों का किया जा रहा है। तो इस एसआईआर में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल के साथ किया जा रहा है, लेकिन जो यूजुअल रिवीजन होता है उसमें क्या होता है कि मतलब सिंपल वो क्या करते हैं कि उन लोगों को, नए वोटर्स को ऐड कर देते हैं, पुराने वोटर्स को डिलीट कर देते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, चाहे जो लोग यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर लिए। ये होता है, मतलब ज्यादा इंटेंसिव ये नहीं होता है जो यूजुअल होता है ये, लेकिन एसआईआर जो है वो यूजुअल होता है, मतलब इंटेंसिव होता है। अब यहां पे देखिए जो एसआईआर है वो क्या है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। वो आपसे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, मतलब 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी दे सकते हैं, और उसमें जो सिटीजनशिप डिक्लेरेशन है वो भी आपको देना पड़ेगा कि हम भैया इस देश के नागरिक हैं, और उसका प्रूफ ये रहा। अब देखिए ये जो यूजुअल रिवीजन होता था पहले, उसमें क्या होता था कि वो जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे, जो यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स होता था, उसमें सिंपल सा चीज ये था कि उनके द्वारा ऐड कर दिया जाता था और आपको बोल दिया जाता था कि भैया इसको जो है वो वेरीफाई कर दो। मतलब उतना डिटेल में वो लोग नहीं जाते थे, सिंपल सा वो लोग क्या करते थे, आधार कार्ड, वोटर आईडी सबसे इस चीज को वेरीफाई कर देते थे। लेकिन इसमें यहां पे आधार कार्ड, वोटर आईडी नहीं चलेगा, यहां पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एक्चुअल प्रूफ देना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ था कि पहले जो सिटीजनशिप प्रूफ करना था वो पहले किनके पास था, वो मतलब जो यूजुअल डिवीजन होता था कि वो क्या करते थे, ईसीआई सिंपल वेरीफाई कर देते थे, और जो वोटर्स होते थे उनको बोला जाता था कि आप एक बार जो है वो वेरीफाई कर दीजिए कि आप ही के बारे में ये सही दिया हुआ है या नहीं। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ पहले किनके पास होता था, पहले जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते थे उनके पास होता था। लेकिन अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, सिटीजनशिप का जो डिक्लेरेशन है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ किनके पास आ गया, वोटर्स के पास आ गया, कि मतलब वोटर्स को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सिटीजन हैं इस देश के या नहीं है। ये यहां पे सिचुएशन है। अब देखिए ये जो पूरा बयान आ रहा है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है इसके ऊपर में, तो ये गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का क्या मानना है। तो इलेक्शन कमीशन का जो पर्पस है वो क्या है, तो इलेक्शन कमीशन का पर्पस है कि देखो भैया, बिहार में वैसे भी पूरे इंडिया में भी जोरों से अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब शहरीकरण हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, लोग छोटे शहरों से बड़े शहर जा रहे हैं। इवन बिहार में इतने करोड़ लोग जो हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। रीजन आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजन आपको पता है फैसिलिटी नहीं है, रीजन आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो इसकी वजह से लोग बाहर जाके कमा रहे हैं। तो उसके बाद अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके जो कमा रहे थे वो वहीं पर सेटल हो गए, वो हरियाणा में सेटल हो गए, वो दिल्ली में सेटल हो गए, वो राजस्थान में सेटल हो गए, वो महाराष्ट्र में सेटल हो गए। तो जो उनका अभी भी वोटर आईडी कार्ड बिहार में है, और उनके वोटर आईडी कार्ड के ऊपर में फर्जी वोटिंग हो रही थी, और ये अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन तो हो गया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके नाम पे अभी भी वोट दी जा रही है। ये 3 प्रॉब्लम है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है, इलीगल इमिग्रेंट्स का, कि हम जानते हैं कि वो बांग्लादेश से, म्यांमार से, पाकिस्तान से जो लोग गलत तरीके से यहां रह रहे हैं, जो गलत तरीके से आधार कार्ड बना ले रहे हैं और उस आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड बना लेते थे, और वो लोग जो हैं वो अपने पॉलिटिकल लीडर को चुन लेते थे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। इसी वजह से 9 मेंबर का इलेक्शन कमीशन टीम बनाया गया है जो इस पूरे चीज को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो हम इलीगल इमिग्रेशन का इतना ज्यादा बात कर रहे हैं, पूरा इसका स्केल क्या है, तो इसको समझने के लिए आप देखिए कि जो बांग्लादेश से हैं वो 1 से 2 करोड़ लोग, और ये सोर्स जो है वो मिनिस्टर्स के द्वारा कोट किया गया है। ये सोर्स जो है वो आपके जो है वो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा होगा, ये जो कोट किया गया है, समझिए ना कि मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिपोर्ट लाया गया था उनके द्वारा भी कोट किया गया कि 1 से 2 करोड़ लोग बांग्लादेशी यहां पे रह रहे हैं। और कहां रह रहे हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अर्बन सेंटर्स लाइक दिल्ली, मुंबई और बिहार जैसे जगह भी 15 स्टेट्स इंक्लूडेड हैं जहां पे 1 से 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। रोहिंग्या जो है वो 40,000 से 1 लाख के बीच में रह रहे हैं, और ये UNHCR का डेटा है, जिसमें जो जनरली लोग वहां पे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं वो जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा में रह रहे हैं। उसके बाद 1 लाख के करीब पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और ये सब मिलाकर के रह रहे हैं। तो ये जो पूरा जो इतना बड़ा इमिग्रेंट्स हैं, वो लोग कौन है, वो लोग क्या भारतीय हैं? आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है उनकी ऐसे इलीगल घरों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जो देश के नागरिक हैं उनका रिसोर्सेज छीन रहे हैं। जो क्राइम करते हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है।
तो इसी वजह से इन लोगों के द्वारा हमारा अधिकार ना छीना जाए और जो हमारा पूरा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ना छीना जाए, वो जो पूरा डेमोग्राफी है जो आसाम में चेंज हो गया है, जो बंगाल में धीरे धीरे चेंज हो रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो चेंज ना हो, इसी वजह से ऐसे काम किया जा रहा है। और ये अभी बिहार में है, उसके बाद जब बिहार के बाद जो भी इलेक्शंस होंगे उसमें ये चीजें कंटिन्यू की जाएंगी, जिनकी वजह से बहुत सारे नए लोग जो हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा और बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सक्लूड किया जाएगा। और हाँ, अगर कोई इंडियन है जो कि रह जा रहे हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। और ये यहां पे है। अब यहां पे देखिए जो पूरा अब इस पूरे सिचुएशन को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लाने में चैलेंज क्या क्या है, रिस्क क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा इसका शेड्यूल टाइट है। सबसे पहले आप सोचिए कि 25 जून से लेके 26 जुलाई तक के बीच में, फिर 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में इतना बड़ा 8 करोड़ 9 करोड़ लोगों का डेटा लेना क्या पॉसिबल लग रहा है आपको? बहुत मुश्किल यहां पे है। और स्पेशली उस टाइम पे जिस टाइम पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ है, अभी बिहार में इस टाइम पे फ्लड आने की संभावना रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश का संभावना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसे भी गरीब लोग रहते हैं, माइग्रेंट वोटर्स रहते हैं, जो कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। तो बहुत सारी यहाँ पे सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से ये लोग जो है वो बाहर दिक्कत आ सकता है उनको। डिजिटल डिवाइड भी है कि इलेक्शन कमीशन कहती है कि आप ऑनलाइन जमा कर दो, पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं रहता है, जिनको इंटरनेट का नॉलेज भी नहीं रहता है, तो वो लोग कैसे जमा करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहता है बिहार में, आपको पता है। तो ये सारी रीजन है। पॉलिटिकल टेंशन तो है ही कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार लोग, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है कि 2003 से पहले ऐसा तो था नहीं कि 2003 में हुआ, उसके बाद कभी नहीं होना था, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में था। मैंने पूरा लीगल बैकिंग दिया है, 2003 से पहले कई बार ऐसा हो चुका है। तो जब भी ऐसा स्टेप्स लिया जाता है तो पता नहीं क्यों हंगामा होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा जो है वो सिनेरियो था और पूरा मैंने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। बाकी आपका क्या मानना है कि क्या सच में इससे लोगों की जिंदगी, लोगों का जो वोट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, भले फंडामेंटल राइट्स ना हो, लीगल राइट्स है और सबसे एक प्रमुख राइट है जो भारत के सिटीजन को मिला है, क्योंकि वो अपना नेता चुन सकते हैं। और अगर इसकी वजह से कई लोगों का वोटिंग राइट्स ही छिन गया है तो फिर उस लोगों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या इससे ये चीज हो सकता है। और दूसरा, आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का पूरा मामला है, क्या ये इलीगल इमिग्रेंट्स को टैकल करने का क्या ये सही स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा? क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश को है, ये आप सब और हम जानते हैं। और क्या प्रॉब्लम है और इसके अलावा और क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, आप ये नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हां, एक चीज और आपके लिए, यहां पे स्टडी आईक्यू के द्वारा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, स्टडी आईक्यू आरंभ के नाम से। ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना यूपीएससी जर्नी जो है वो शुरू करना चाहते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं जो अपना यूपीएससी जर्नी शुरू करना चाहते हैं और उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो आप इस स्टडी आईक्यू आरंभ से जुड़ सकते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी वाली वीडियो हो, तो एनसीईआरटी का जो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है और स्ट्रैटेजी वीडियो है ही। तो इसको आप देख करके अपना जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग कर सकते हैं। और अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो फिर आपकी इमारत जो है वो यूपीएससी प्रिपरेशन का मजबूत होगा। तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूपीएससी जर्नी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि एनसीईआरटी यहाँ पे कवर किया जा रहा है और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।